हेलो गाइज, मैं गजेंद्र कौशिक अभियान IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आइए कल के वीडियो को, यानी जो पीछे आपने वीडियो देखा है उसी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो वीडियो मैंने बीच में थोड़ा सा इसलिए पूरा नहीं किया था कि आप लोग कॉन्सेप्ट और दूसरे डायग्राम पर भी समझाएंगे। आइए देखिए, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ये मैंने बताया था। और ये 23.5 डिग्री साउथ में लैटिट्यूड यानी कि मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, आप कभी ये सोचिए कि हमने ये, क्योंकि हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं, हमने ये 23.5 डिग्री ही क्यों चुना? राउंड फिगर में भी ले सकते थे, 20 डिग्री ले सकते थे, 25 डिग्री ले सकते थे, लेकिन हमने 23.5 ही क्यों लिया? तो याद रखेंगे कि कोई भी प्लैनेट की एक्सिस जितने डिग्री पर टिल्ट होती है उतने डिग्री पर ही उसकी कर्क रेखा और मकर रेखाएं होती हैं। और कर्क रेखा और मकर रेखा इस बात को बताती है कि सन की तरफ से आने वाला रेज यानी कि जो परपेंडिकुलर रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा से उत्तर कभी नहीं जाएंगी और मकर रेखा से साउथ यानी कि दक्षिण कभी नहीं पड़ेंगी। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था कि जहाँ सूरज की परपेंडिकुलर रेज पड़ती हैं वहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, और जितनी तिरछी होती जाती हैं उतना टेम्परेचर कम होता जाता है। तो देखिए, मैं सन को 3 जगह रोक करके दिखा रहा हूँ। सन एक ही है, ये पिछले वीडियो में भी था। 21 जून को सन के परपेंडिकुलर रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, 23 सितंबर को सन के परपेंडिकुलर रेज इक्वेटर पर, और 22 दिसंबर को सन के परपेंडिकुलर रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। यानी कि ऐसा कह सकते हैं, अगर हम मंथ वाइज चलें तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर हम इसी मैप में थोड़ा सा डायग्राम देखें, ये आप सभी जानते हैं, ये अफ्रीका है और ये अरेबियन पेनिनसुला है, और ये हमारा इंडिया। और हालांकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ नहीं है, थोड़ा उधर है, लेकिन जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। अब ध्यान देंगे, जब सन की परपेंडिकुलर रेज यहाँ हैं तो 21 जून यानी कि इंडिया या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब गर्मी है, समर सीजन है। और यही इधर की तरफ देखें, सदर्न हेमिस्फीयर या ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो ये काफ़ी ज़्यादा तिरछी हैं, इसलिए विंटर सीजन है। ऐसा ही इधर देख लें, जब सन की परपेंडिकुलर रेज इधर हैं मकर रेखा पर, तो इंडिया की तरफ काफ़ी तिरछी हैं, इसलिए इंडिया की तरफ विंटर सीजन होगा। और बीच में, क्योंकि जब यहाँ सन परपेंडिकुलर होगा तब भी इक्वेटर पर ज़्यादा तिरछी नहीं होंगी, और जब कर्क रेखा पर होंगी परपेंडिकुलर तब भी ज़्यादा तिरछी नहीं होंगी इक्वेटर के लिए। ऐसे में इक्वेटर पर विंटर सीजन होता ही नहीं, केवल समर सीजन होता है। या हम ऐसा बोल रहे होते हैं कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। हाँ, ज़्यादा रहता है, लेकिन एक बात सदा ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड का कोई भी प्लेस इक्वेटर पर नहीं होगा। गलती से ना कर दें कभी। ये जब भी पाए जाएंगे ये कर्क रेखा पर पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, रोज होती है शाम में। मैं अभी थोड़ा सा उसकी चर्चा करूँगा, लेकिन आज का टॉपिक हमारा रेनफॉल नहीं है, बस मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान दूंगा। इसके बाद आप जोन देख लें, कैसे कटिबंध निर्धारित होते हैं और कैसे पता चलता है। जहाँ जिस बीच में सन की परपेंडिकुलर रेज हैं यहाँ उष्णता रहेगी, यानी कि गर्मी बनी रहेगी, चाहे यहाँ रहे या यहाँ रहे या पूरे में जैसे भी। तो इसे कहते हैं उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल जोन।
देखिए ये उष्णता मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ तक भी रहेगी, कोई ज़रूरी नहीं दीवार नहीं है, बल्कि यहाँ तक थोड़ा ऊपर तक, और इधर भी ये सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, लेकिन इसमें उष्णता है। ऐसे ही अगर हम पोल्स को देखें तो शीत कटिबंध पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सन की रेज बहुत तिरछी पड़ रही होती हैं, और इसी तरह अगर इधर भी देखेंगे तो यहाँ साउथ पोल पर भी रेज तिरछी पड़ रही होती हैं, यानी कि दोनों तरफ पोल्स पर शीत कटिबंध हैं, जैसा कल भी मैंने बोल दिया था। अब शीत कटिबंध से भी जो शीतलता है या कोल्डनेस है वो 66.5 के थोड़ा नीचे तक रहेगी। ऐसा ही इधर भी रहेगा। तो शीत जमा उष्ण बराबर शीतोष्ण, यानी कि इस बेल्ट को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं या टेम्परेट जोन कहते हैं। तो फ्रिज जोन, टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिकल जोन, 3 जोन हो गए। अब बात आती है कि पोल्स में भी एक बात ध्यान रखेंगे, नॉर्थ पोल पर आइस शीट की मोटाई कम है और साउथ पोल पर आइस शीट ज़्यादा मोटी है। कारण क्या है? कारण इसमें यह है कि ये यानी कि अंटार्कटिका अपने आप में कॉन्टिनेंट है और नॉर्थ पोल के चारों ओर आर्कटिक ओशन है। तो वाटर ना जल्दी गर्म होता, ना ज़्यादा गर्म होता, ना जल्दी ठंडा होता, ना ज़्यादा ठंडा होता, जबकि लैंड इसके ठीक विपरीत होती है, ज़्यादा ठंडी हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म भी होती है। तो इसलिए जो लैंड पोर्शन है, जो कॉन्टिनेंट है, इस पर आइस शीट मोटी हो गई है और इस पर आइस शीट पतली हो गई है। देखिए अब जो ये टेम्परेचर वाली बात है, इसका फ़र्क क्या पड़ता है? मैंने बताया ये उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध में भी इंसोलेशन यानी कि सूर्यताप इक्वेटर को ज़्यादा मिल रहा है। तो इक्वेटर पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, मैक्सिमम भले ही नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, ऐसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे, पानी बहुत ज़्यादा है तो वो इवोपरेट होगा, और पानी इवोपरेट होगा तो यानी कि मॉइस्चर बढ़ जाएगा यहाँ की एयर में। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर आएंगे आगे, ऐसे बीच में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आगे वीडियो आएंगे इस पर। यहीं से ट्रेड विंड आ रही हैं और ये ऊपर उठती हैं गर्म होकर के। तो मॉइस्चर लेकर के जो विंड ऊपर उठी हैं, विंड क्या उठी? विंड स्वयं भी इसी टेम्परेचर से उठी हैं और इस तरह से ऊपर उठकर बारिश कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं। ट्रोपोस्फियर में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि क्षोभ मंडल में एक प्रॉपर्टी होती है, वो है नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि सामान्य ताप ह्रास दर कितनी होती है? 165 मीटर। एवरी 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, या हर 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर 6.4 या 5 मान लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा होता है। तो जितनी मॉइस्चर ली हुई एयर ऊपर उठेगी, ठंडी होती जाएगी, कंडेंस होगी, क्लाउड्स बनेंगे और बारिश होगी। तो इस तरह से इक्वेटर पर कन्वेक्शनल या संवहनीय वर्षा होती है, रोज होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। मॉइस्चर ज़्यादा होने का फ़र्क क्या पड़ेगा? वेजिटेशन पर क्या फ़र्क पड़ रहा होगा? पानी ज़्यादा और इंसोलेशन भी ज़्यादा, यानी कि पानी पूरा है और फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशन पूरी हो रही है इंसोलेशन से, यानी कि ब्रॉड लीव्स होंगी, पेड़ ऊंचे होंगे, ब्रॉड लीव्स होंगी तो कैनोपी बड़ी होती है। देखिए सारी चीज़ें आगे भी आएंगी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बेस बना करके चलें। लीव्स अगर ब्रॉड होंगी तो कैनोपी बड़ी होगी, कैनोपी बड़ी होगी तो पौधों में आपस में कंपटीशन होगा, क्योंकि अगर पौधे को जिंदा रहना है तो कहाँ तक पहुँचना है? ऊपर तक पहुँचना होगा, कैनोपी तक। तो इस तरह से यहाँ पाए जाने वाले वन बहुत ऊंचे होते हैं, 60-60 मीटर के होते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस खूब हो रहा है, पानी भी पूरा है। तो इस तरह से वेजिटेशन पर भी फर्क पड़ता है।
इसी तरह अगर हम यहाँ देख लें तो शीतोष्ण कटिबंध वाले वन इतने ऊंचे नहीं होते, कॉनिफरस होते हैं ये, यानी कि शंकुधारी होते हैं। कभी सोचे शंकुधारी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इन पेड़ों पर जो ऊपर छतरी जैसी रहती है, यानी कि कैनोपी जिसे बोल दें हम, वो कुछ कॉनिकल शेप में रहती है। इन पर लगने वाले फल भी कॉनिकल शेप के ही होते हैं और इनकी छतरी भी कॉनिकल होती है। तो फिर सोचिए क्यों होती है कॉनिकल? क्योंकि यहाँ स्नोफॉल हो रही होती है। कैनोपी अगर चौड़ी होगी तो टहनियाँ टूटने की संभावना रहेगी, इसलिए ये अडॉप्टेशन है या अनुकूलन है। इस तरह से हम कोरिलेट करते हुए पूरे को पढ़ रहे होते हैं। और क्योंकि हमने अर्थ शुरू की है तो इसी पर हम अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेंगे, और यानी कि अब जियोमॉर्फोलॉजी आपकी शुरू हो रही है। तो यहाँ तक आप रिवाइज करिए, अगले वीडियो में फिर आगे बढ़ाऊंगा इसी को। ओके।